देखिए वेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको वेक्टर अच्छे से नहीं आएगा तो ये मान के चलिए आपको आपकी क्लास 11th 12th की फिजिक्स बर्बाद होने वाली है। तो वेक्टर नाम का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर वेक्टर नहीं आता है तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आपकी 11th और 12th की फिजिक्स बर्बाद होने वाली है। आई होप इस लाइन का इंपॉर्टेंस आप समझ रहे होंगे और ये समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे कि वेक्टर कितना इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर को। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसे कैसे होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ की आपने देखिए 9th 10th में क्या क्या पढ़ा होगा। आपने फोर्स पढ़ा होगा, ठीक है, आपने डिस्टेंस पढ़ा होगा, आपने स्पीड पढ़ा होगा, आपने वेलोसिटी पढ़ा होगा, आपने डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आपने पढ़ी है ना, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, फिजिक्स में पढ़ने वाली चीज़ें थी, फिजिकल क्वांटिटीज़ थी। ओके, अब देखिए यहाँ पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके से ली जा सकती है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके से लिया जा सकता है। एक तो हो सकती है भाई स्केलर और एक हो सकती है वेक्टर। ठीक है, देखिए स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें मास की, ठीक है, हमसे पूछा गया कि भाई आपका वजन कितना है, तो हमने बोल दिया 40 किलोग्राम। हमने बोल दिया 40 किलोग्राम, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है? आपके क्वेश्चन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है। आपसे पूछा गया आपका वजन कितना है, आपने बता दिया 40 kg, तो आपको कंप्लीटली आंसर मिल चुका है। लेकिन लेकिन मेरी बात को अब ध्यान से सुनना। अब मैं एक और क्वांटिटी लेता हूं, एक क्वांटिटी लेता हूं कि मान लो मुझे ना, मुझे ऐसे कौन सी क्वांटिटी ले लें। हाँ चलो, एक और क्वांटिटी ले रहे हैं। वो क्वांटिटी ये है, मान लीजिए कि आपको पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट बी तक आपको मान लीजिए एक ऐसे करके बॉल को ले जाना है। ये बॉल है आपके सामने, ठीक है, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बॉल को ले जाना है। और मैंने आपको बोला, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि 2 न्यूटन का, ठीक है, 2 न्यूटन का आप फोर्स लगा दीजिए। मेरी बात को ध्यान समझिए, 2 न्यूटन का फोर्स लगा के आप ए से बी तक ले जाइए। तो आप 2 न्यूटन का फोर्स कैसे कैसे लगा सकते हैं इस बॉल के ऊपर? एक ऐसे लगा सकते हैं 2 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, एक ऐसे लगा सकते, क्या हो रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए। आप 2 न्यूटन का फोर्स ऐसे भी लगा सकते हैं, आप 2 न्यूटन का फोर्स ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, और आप 2 न्यूटन का फोर्स ऐसे भी लगा सकते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर आपने ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, और ये सी ऑप्शन है, और ये डी ऑप्शन है। आप कैसे भी लगा सकते हैं 2 न्यूटन का फोर्स, लेकिन आपको ए से बी तक ले जाने के लिए यही वाला ऑप्शन चुनना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन की भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको ए से बी तक ले जाना है। तो 2 न्यूटन का फोर्स लगाना खाली सफिशिएंट नहीं है, 2 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है ये भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर बात ये है कि देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ ना, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल समझा के मैंने बताया आपको। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, ठीक है, वो 2 भागों में कैटेगराइज होगी। वन इज कॉल्ड एज स्केलर एंड अदर इज कॉल्ड एज वेक्टर। तो 2 भागों में कैटेगराइज होगी, एक तो होगा स्केलर, एक होगा वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है? स्केलर वेक्टर में इतना सा डिफरेंस है कि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, ओनली
मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी, और वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। अब हमने जो भी लास्ट क्लासेस में फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं उनको एक बार हम कैटेगराइज कर ले रहे हैं, थोड़ा सा एग्जांपल बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल देखिए यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, मास है, टाइम है, एनर्जी है, ठीक है, स्पीड है, एटसेट्रा। तो ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ है। देखिए वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या क्या है जो आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ी हैं, उनके एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर डायरेक्शन की भी इंपॉर्टेंस होती है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कि फोर्स, दैट इज़ ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और अगर हम आगे चल के अब बात करें वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन की, जो आपने पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इट्स एक्स्ट्रा अभी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हम पढ़ेंगे। मोमेंटम आपने पढ़ा होगा, मोमेंटम करके 10th क्लास में, तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ वेक्टर हैं जिसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर डायरेक्शन आपने नहीं बताया तो आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, तो आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने एक एग्जांपल और प्रेजेंट किया आपके सामने, अ पर्सन कवर्स 20 मीटर, ठीक है। अ पर्सन कवर्स 20 मीटर्स, 20 मीटर कवर कर रहा है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, एक स्टेटमेंट ये हो गया, एक ये बात हो गई, अ पर्सन कवर्स 20 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए, और अ पर्सन कवर्स 20 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए। दो पॉइंट हो गए, मतलब दो स्टेटमेंट हो गए। एक तो ये है कि अ पर्सन कवर्स 20 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए, एक स्टेटमेंट नंबर 1 है, और एक स्टेटमेंट नंबर 2 है, पर्सन कवर्स 20 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए। अब देखो दोनों में क्या क्या अंतर है। अगर मुझसे पूछा जाए कि एक पर्सन, जो पर्सन पहले वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, कि पॉइंट ए से पर्सन कहाँ चला गया 20 मीटर, तो जैसे मान लो ये पॉइंट ए, तो भाई 20 मीटर तो इधर भी जा सकता है वो, है ना, 20 मीटर इधर भी जा सकता है, 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 कहीं भी जा सकता है 20 मीटर। अगर मुझे इस पर्सन को खोजना हो और इतना पता हो कि पर्सन जो है वो ए पॉइंट से 20 मीटर आगे चला गया, अब आगे कहाँ चला गया ये मुझे मालूम नहीं, तब मैं इस पर्सन को खोज नहीं सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर दिशा में 20-20 मीटर आगे चलना पड़ेगा और एक बार देखना पड़ेगा पर्सन कहाँ गया। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, मैं कहाँ तक सर्च करूँगा, तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे पर्सन मिलेगा ही। तो खाली अगर ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाए आपको यहाँ पर कि पर्सन ए पॉइंट से 20 मीटर आगे चला गया, किस दिशा में गया पता नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस है। अगर आपको पर्सन को खोजना है तो आपको डायरेक्शन भी चाहिए होगा। तो खाली अगर हमने पहले वाले स्टेटमेंट में बात की, अगर हमने खाली पहले वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात की, तो यहाँ पर पहले वाला स्टेटमेंट सिर्फ डिस्टेंस को प्रदर्शित कर रहा है। ये सिर्फ डिस्टेंस बता रहा है कि भाई कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है, सेकंड वाले स्टेटमेंट को थोड़ा सा और कवर कर लेते। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट ले रहे हैं हम। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है, पर्सन ए, ठीक है भाई, पर्सन ए नॉर्थ डायरेक्शन बोले तो अच्छा, जनरली क्या होता है, ये नॉर्थ होता है ऊपर, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, ठीक है, ये आप याद रखना, ठीक है। ऐसे जो बीच से गुजरता है उसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ऐसे जो एकदम बीच से गुजरता है उसको नॉर्थ वेस्ट बोल देते हैं, ऐसे जो बीच से गुजरता है उसको साउथ वेस्ट बोल देते हैं, और ऐसे जो बीच से गुजरता है उसको ईस्ट साउथ बोल देते हैं।
ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल सी बात है जो आपको याद रखना है। तो पर्सन ए 20 मीटर कवर कर रहा है, सॉरी, पर्सन पॉइंट ए से 20 मीटर कवर कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ पर पर्सन होगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा पर्सन। तो यहाँ पर ये सेकंड स्टेटमेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत रहती है, डायरेक्शन भी बताया जाता है, और मैग्नीट्यूड भी बताया जाता है। तो 20 मीटर तो मैग्नीट्यूड हो गया डिस्प्लेसमेंट का, और नॉर्थ वाली जो बात है वो डायरेक्शन हो गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। आपको कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लगता है तो डेफिनेटली आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। नोट्स तो बनाने ही देखो, अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो, कोई बच्चा मुझसे पढ़ रहा है, तो आई सजेस्ट कि नोट्स तो बनाने ही। ठीक है, नोट्स तो आपको बनाना ही है, बिना नोट्स के काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये बात हो गई, ये देखो इंट्रोडक्शन है ये सिर्फ, ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अब देखो वेक्टर क्वांटिटीज की हेडिंग डाल लेते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है वेक्टर। ठीक है, चलिए, तो वेक्टर क्या क्या होगा। अब देखो इसको थोड़ा सा कंप्लीटली लिखते हैं। कंप्लीटली कैसे लिखते हैं, दोज क्वांटिटीज which has magnitude and direction both। पहली बात तो ये हो गई, and they must follow रूल्स फॉर वेक्टर। जो भी वेक्टर के रूल्स हैं उनको भी फॉलो किया जाना चाहिए। जैसे इस पे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। एक एग्जांपल है करंट का। ठीक है, करंट के पास पता है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, बट इंस्टीड ऑफ दैट करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब करंट का डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, इंस्टीड ऑफ दैट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, एज it does not follow rules of vector। तो वेक्टर के रूल को भी फॉलो किया जाना चाहिए। तो जो वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं करता है, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। अच्छा, मैं अभी ना तुम्हें ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ऐसे ही, मतलब बहुत इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी पता है 3 तरीके से क्लासीफाई होता है। एक होता है स्केलर, ऐसे ही नाम सुन लिया। एक होता है वेक्टर और एक होता है टेंसर। टेंसर क्वांटिटी भी होता है। ठीक है, तो स्केलर, वेक्टर और टेंसर, ये 3 प्रकार के क्वांटिटीज़ होते हैं। ठीक है, टेंसर में मैं आगे बताऊंगा आपको। एक क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इसको थोड़ा फुल फॉर्म कर देते हैं इसका, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये आप क्लास 11th में लास्ट में पढ़ोगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। तो हमने अभी वेक्टर की कंप्लीट डेफिनेशन लिख ली है कि कौन सी क्वांटिटीज़ वेक्टर होंगी। जो क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों तो होता ही है, पहला बात। और दूसरा बात क्या है, दूसरा बात ये है कि भाई वो फॉलो करने चाहिए वेक्टर के रूल्स को भी। वेक्टर के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोली जाएंगे। अब देखिए आगे क्या है, आगे एक चीज़ है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग वेक्टर का। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। So the next topic is representation of vector quantity।
वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? तो देखिए दो तरीका होता है, ठीक है, दो तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का वेक्टर क्वांटिटी को। पहला तरीका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो देख लो ध्यान से। जैसे इसमें क्या करते हैं ना हम लोग, एक लाइन बना देते हैं और एक एरो बना देते हैं। जैसे मान लीजिए ये बना दिया हमने, ये मैंने एग्जांपल बोला, रिप्रेजेंट करना है अपने आपको, रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर, रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आपने क्या किया भाई, 5 मीटर का एक 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 5 यूनिट का, 5 यूनिट का आपने एक लाइन खींचा ऐसे करके, मेरी बात को आप ध्यान से समझिए। 5 यूनिट का आपने एक लाइन खींच दिया ऐसे करके, ठीक है, और इसका एक एरो बना दिया किधर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो यही है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन किसका है? 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। आगे आपको बात समझ में? अभी जैसे मैं आपको बोलूँ फिर से, सेकेंड एग्जाम्पल, रिप्रेजेंट करना है आपको, रिप्रेजेंट करना है सेकेंड एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 मीटर इन साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, आप क्या करोगे, साउथ नीचे होता है तो नीचे एक लाइन बनाओगे। अब जैसे 20 मीटर बहुत ज़्यादा है ना, तो आप क्या करो ना, ऐसे बना दो 4 यूनिट, मतलब 4 यूनिट, जो भी आपकी यूनिट हो, 4 सेंटीमीटर भी बना सकते हो। 4 यूनिट की एक लाइन खींच दो नीचे के साइड और एक एरो बना दो। अब यहाँ पर आपको ये लिखना होगा 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 5 मीटर। तो जब एक यूनिट 5 मीटर के इक्विवेलेंट होगा तो इसका मतलब 4 यूनिट 20 मीटर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये रिप्रेजेंटेशन 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट का साउथ डायरेक्शन के अंदर। ये बात समझ में आ गई ना, क्या बात है ये? चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 मीटर को साउथ डायरेक्शन के अंदर। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम है ना एक एरो बना देंगे और एक लाइन बना देंगे। तो जो ये लेंथ ऑफ लाइन होता है ना, लेंथ ऑफ लाइन मतलब लेंथ ऑफ लाइन जो होता है, लेंथ ऑफ लाइन वो मैग्नीट्यूड को बताता है, और जो एरो होता है ना, एरो वो डायरेक्शन को बताता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेंथ ऑफ लाइन मैग्नीट्यूड को बताएगा और एरो डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए एक होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया, अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला ये एक ऐसे ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ऐसे बोल दिया, रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 मीटर इन 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे बोल दिया 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अभी थोड़ा ध्यान से समझते रहना ना, 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमने इसको क्या दिखाया, ऐसे करके दिखा दिया। अभी ऐसे करके दिखा दिया 20, मतलब मैथमेटिकली देखो कैसे लिखा जा रहा है, 20 एंगल 20 डिग्री, ठीक है। अभी देखो इस ये 20 एंगल 20 डिग्री का मतलब क्या हो गया, जो भी यहाँ पर एंगल लिया जाएगा ना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लिया जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर तुम्हें पिक्टोरियली दिखाना होता तो तुम कैसे दिखाते,
पिक्टोरियली ऐसे दिखा देते, ये 20 डिग्री है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, ये वाला डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, और ये वाला डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, ये भी याद रखना। तो 20 डिग्री ऐसे दिखा दिया आपने, और इसको आप या 5 यूनिट दिखा दीजिए, और 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 4 मीटर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो 5 यूनिट 20 मीटर के इक्विवेलेंट हो जाएगा, समझे। तो ये तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये थोड़ा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। 20 डिग्री ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए एक और नोट करके पॉइंट है, एक और पॉइंट नोट करके लिख लीजिए। इफ से क्वांटिटी ए, क्वांटिटी का नाम है ए, ठीक है, इज वेक्टर क्वांटिटी। मान लीजिए क्वांटिटी ए जो है वेक्टर क्वांटिटी है, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए वेक्टर, ठीक है। ए के ऊपर ऐसे एरो लगा देंगे तो इससे पता चल जाएगा ये वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ गए ना। तो ये एक वेक्टर, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं बेटा, ए वेक्टर, या वेक्टर ए बोल दो, ए वेक्टर बोल दो या वेक्टर ए बोल दो, ठीक है, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला भी पॉइंट आप लिख लो, ये वाला नोट करके पॉइंट लिख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा वेक्टर ए कैसे लिखेंगे। आप देखो ना, बहुत टाइप्स ऑफ वेक्टर होते हैं, है ना। सो नाउ वी विल राइट द हेडिंग टाइप्स ऑफ वेक्टर। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखिए फर्स्ट क्या है, पहला जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिख दे रहे हैं। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है वो देख लो, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 1, वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, बस सिंपल सी बात है। अच्छा एक और पॉइंट है कि जैसे मान लो, एक और पॉइंट लिख लेना, नोट करके लिख लेना यहाँ पर ऐसे करके, नोट करके क्या पॉइंट लिख लोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए को कैसे लिखोगे, ऐसे करके, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाई, रिप्रेजेंटेड बाई, मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बात हो रही है, इज रिप्रेजेंटेड बाई, या तो ऐसे लगा दो मैग्नीट्यूड ए, या सिंपली ऐसे लिख दो ए, ठीक है, या सिंपली ऐसे लिख दो ए, तब भी चल जाएगा। तो मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर ए होगा तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, या तो मैग्नीट्यूड मॉड ए लगा दो, ये मॉड ए, ठीक है, ये वाला चीज़ यूज़ कर दो, या तुम ये यूज़ कर दो ए, ठीक है। बस ये तुमको दो काम करने हैं। आई होप इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं तुमको, ठीक है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं ना यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पहले तो वो देखो। मतलब जैसे मान लो, और जैसे मैंने एक बात और बोली यहाँ पे, मान लिया कि लेट वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, मान लिया कि वेक्टर ए जो है वो यूनिट वेक्टर, तो होगा क्या, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, या हम सिंपली क्या बोल देंगे, ए इज इक्वल्स टू 1, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ ध्यान दो, अब एक और चीज़ ध्यान दो, यूनिट वेक्टर को पर्टिकुलरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम एक स्पेशल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर कैप लगा देते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया ये यूनिट वेक्टर। तो जहाँ पर ऊपर ऐसे कैप लगा होगा ना, कैप, इसको कैप बोलते हैं,
ए कैप, इसको रीड कैसे करेंगे, ए कैप, ए कैप। तो ए कैप का मतलब क्या हो गया, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो हमेशा याद रखना किसी भी कैप वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1। किसी भी कैप वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर कितना, वो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1। समझ गए ना? ठीक है, तो ये हो गया 1, ए कैप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 1। तो यूनिट वेक्टर आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 1 हो जाएगा। ठीक है, बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पता है कि हम लोग ना इस क्लास में 3 वेक्टर डिफाइन करते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये 3 स्पेसिफिक वेक्टर डिफाइन किए जाएंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप। देखिए आई कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन ली जाती है ना, वहां पर हमने एक यूनिट वेक्टर बना दिया, उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। जे कैप का मतलब क्या होगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप से बोलते हैं। और के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस। अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ ये चीज़, ठीक है, ध्यान दो क्या बात है। ये बात ये है कि देखिए हम 3 एक्सिस कंसिडर करेंगे। 3 एक्सिस में एक होगी हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है, एक होगी हमारी इस तरीके से ऐसे वाई एक्सिस, ये एक्स और वाई तो आप जानते ही होंगे, और एक होगी हमारी ऐसे जेड एक्सिस। ये 3 एक्सिस होंगी। यहाँ पे ना पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड बना रहा हूँ इस तरीके से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर मान लो कि हमें एक यूनिट वेक्टर लेना है एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेना है, तो हम क्या ले लेंगे, आई कैप। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, हम क्या ले लेंगे, जे कैप। इस डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम क्या ले लेंगे, के कैप। समझे क्या? ऐसे ही पता है क्या होगा, ऐसे ही 3 और बात हो गई, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप और माइनस के कैप। अच्छा, वेक्टर में माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से होता है, ठीक है, वेक्टर में माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से होता है। अब ध्यान दो, जैसे मान लो ये मैंने नेगेटिव एक्स एक्सिस बना दिया, माइनस एक्स एक्सिस, और ये मैंने माइनस वाई एक्सिस बना दिया इस तरीके से। अब देखते चलो, ये मैंने माइनस वाई एक्सिस बना दिया और ये ना ऐसे करके मैंने माइनस जेड एक्सिस बना दिया। अच्छा, ये पता है तीनों एक्सिस ना आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब ये इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा एक्स और वाई के बीच में, ऐसे ही वाई और जेड के बीच में। ये जो जेड एक्सिस है ना, ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम्हारी तरफ, ऐसे सामने से आ रहा है ऐसे करके। बात समझे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक प्लेन में, और जेड एक्सिस तुम्हारी, तुम जहाँ देख रहे हो ना, तो ऐसे समझो तुम्हारी आंखों के सामने है वो, मतलब मोबाइल स्क्रीन से निकल के तुम्हारी आंखों में जा रहा है, सीधे सीधे एकदम मोबाइल स्क्रीन से निकल के तुम्हारी आंखों में जा रही है जेड एक्सिस। ऐसा है कुछ, इमेजिनेशन करो। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मान लो मुझे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मैं माइनस आई कैप बोल दूंगा। ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मैं माइनस जे कैप बोल दूंगा। ऐसे इधर मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं माइनस के कैप बोल दूंगा। ठीक है, तो माइनस आई कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही माइनस जे कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। ऐसे ही के कैप क्या हो जाएगा, ऐसे ही नेगेटिव के कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस।
इतना समझ में आ गया? नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई और नेगेटिव जेड। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। माइनस आई माइनस जे और माइनस के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई जे के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने यहाँ तक आपको बात बता दी है। एक और चीज़ अभी के लिए सुन लिया, खाली सुन लिया, इसको हम बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे बाद में। अभी के लिए खाली सुन लिया, ठीक है। जैसे सुनाया जाए कि ना सुनाया जाए, अभी के लिए छोड़ो, नहीं सुनाया जा रहा है, ठीक है। सेकंड है हमारा नल वेक्टर। सेकंड टाइप ऑफ वेक्टर इज नल वेक्टर, या इसको बोल दिया हमने जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज जीरो। ऐसा वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है। इस चीज़ को याद रख लेंगे बस, मैग्नीट्यूड इज जीरो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ये अगर कोई नल वेक्टर है ना, मान लो हमारे पास ए इज ए वेक्टर इज नल वेक्टर, ए वेक्टर इज नल और जीरो वेक्टर, मान लीजिए तो ए वेक्टर नल वेक्टर है या जीरो वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है पता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसे जीरो के ऊपर ऐसे एक वेक्टर लगा देते हैं, जीरो वेक्टर। ठीक है, तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे हम बढ़ जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम और बात करते हैं अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर याद रखो, जैसे जीरो वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड अगर जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं लाइन तो बना ही नहीं सकता ऐसे करके, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ना। तो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा पिक्टोरियली, तो लाइन नहीं बना सकता, इसका मतलब एक पॉइंट ही बना सकता हूँ। और एक पॉइंट की डायरेक्शन क्या होती है, कुछ भी हो सकती है। तो याद रखना, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज इनडिटर्मिनेट, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज इनडेटर्मिनेट। इनडेटर्मिनेट बोलने का मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जहां मर्जी वहां लगा दो तुम, ठीक है। जीरो, जैसे मैं बोलूं कि एक बॉडी है हमारे पास, है ना, हमारे पास मान लीजिए एक बॉडी है इस तरीके से, इस पे आपको जीरो न्यूटन का फोर्स लगाना है, अप्लाई फोर्स ऑफ जीरो न्यूटन। तो जीरो न्यूटन का अगर आपको फोर्स लगाना है तो क्या कहीं भी लगा लो, कुछ फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो जीरो न्यूटन का फोर्स यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, कुछ होने वाला है क्या, कहीं पर भी लगा लो। तो जीरो वेक्टर की डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट होती है, कुछ भी हो सकती है, समझ गए। लिखना होगा, आप लिख लीजिए ये सारी चीज़ें। नल वेक्टर क्या होता है, ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है, यूनिट वेक्टर क्या हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और बात कर लेते हैं पैरेलल वेक्टर। देखिए पैरेलल वेक्टर हेडिंग लिख रहा हूँ, क्या होता है पैरेलल वेक्टर, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल वेक्टर। ठीक है, मान लो दो वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर, देन डायरेक्शन ऑफ बोथ मस्ट बी सेम।
दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है इस तरफ, तो वेक्टर बी भी इसी तरफ होना चाहिए। बात समझ, वेक्टर ए ऐसे है तो वेक्टर बी भी ऐसे हो सकता है। अच्छा, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया इसमें, ठीक है। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट क्या है वो देख लो। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर, मान लिया, देन ए वेक्टर कैन बी रिटर्न एज के टाइम्स बी वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर मान लो दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर हैं तो ए वेक्टर को हम के टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये जो के होगा ना ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो, के क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए, जैसे मान लीजिए चलो यार अभी आगे बढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर की। एंटी पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी पैरेलल वेक्टर। अब देखो एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है वो समझ लेते हैं। ये थर्ड टाइप है ना, फोर्थ टाइप है, सॉरी, फोर्थ टाइप है। तो बात कर रहे हैं एंटी पैरेलल वेक्टर की। तो देखो, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल। मान लिया दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखना, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी ऑपोजिट, ऑपोजिट होगी। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए वेक्टर ए ऐसे है तो वेक्टर बी ऐसे हो जाएगा। ये देख लो, वेक्टर ए ऐसे है तो वेक्टर बी ऐसे हो जाएगा। समझ गए, वेक्टर ए अगर ऐसे है तो वेक्टर बी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? एक पॉइंट और हो गया यहाँ पर, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। हेलो हेलो हेलो, एक सेकंड रुकिएगा आप, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, आप इसे लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया एंटी पैरेलल वाली बात। अब देखो इसमें आगे क्या है, आगे एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट करके क्या इंपॉर्टेंट है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसको वाइट से ही लिख लेते हैं यार, वाइट से लिख रहे हैं अंदर ना। इफ वेक्टर ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, मान लो दो वेक्टर एंटी पैरेलल है, ठीक है, देन ए वेक्टर कैन बी रिटर्न एज के टाइम्स बी वेक्टर, लेकिन अब की जो के होगा ना वो नेगेटिव होगा। ठीक है,
आपकी जो के होगा ना वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आपकी के नेगेटिव होगा इसमें। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। तो ये हो गया हमारा पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल। अब देखो एक नोट करके यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, नोट करके क्या पॉइंट आ जाता है, एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर। ये अभी के लिए याद रख लो, टू पैरेलल वेक्टर इज 0 डिग्री एंड एंगल बिटवीन टू नॉन पैरेलल वेक्टर, या एंटी पैरेलल बोले इसको, टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज 180 डिग्री। बात समझे? तो एंगल जो दो पैरेलल वेक्टर के बीच में होता है वो 0 डिग्री होता है। याद रखना, तो पैरेलल लाइंस के बीच में भी एंगल 0 डिग्री होता है। ये जो एंगल है ना, मान लो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, इसको हम ऐसे बोलेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, ये पता नहीं क्या अपीयर हो जाता है अपने आप ही। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे बोलेंगे एंगल, इसका मतलब होगा ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, और अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल है, वेक्टर ए रहा वेक्टर बी ऐसे है कुछ, तो यहाँ पर जो एंगल होगा ना वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल होगा दैट शुड बी 180 डिग्री, या इसको हम पाई रेडियन भी बोल देंगे। है ना, इसको हम पाई रेडियन भी बोल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना समझ में आ गया? चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो हो गया पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, आ जाते हैं, पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, सो दिस इज आई थिंक पैरेलल वेक्टर हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। अब इसके बाद कोलिनियर वेक्टर हेडिंग लगाओ, कोलिनियर वेक्टर। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं हम। देखो कोलिनियर वेक्टर को हिंदी में अगर समझाऊं तो कोलिनियर वेक्टर का मतलब है जो एक ही लाइन पर लाई कर, मतलब जिनकी लाइन सेम हो, कोलिनियर। ठीक है, अब देखो कोलिनियर वेक्टर में दोनों प्रकार के वेक्टर आ जाएंगे। इसके अंदर पैरेलल वेक्टर भी आ जाएगा और एंटी पैरेलल भी आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो पैरेलल के लिए हमारा केस होता है ए इज इक्वल्स टू के टाइम्स बी वेक्टर, के कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर के क्या होता है, पॉजिटिव होता था, और एंटी पैरेलल में ए इज इक्वल्स टू के टाइम्स बी वेक्टर होता था, और यहाँ पर के क्या होता था, नेगेटिव होता था। तो इफ़ अगर हम बोलें ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर हैं, तो वो या तो पैरेलल हो सकते हैं या एंटी पैरेलल हो सकते हैं। पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों को मिला के हम कोलिनियर बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे कि ए टाइम्स क्या हो जाएगा, के ए बराबर के टाइम्स बी वेक्टर। इस चीज़ को याद रखना, के पॉजिटिव भी हो सकता है, के नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो पैरेलल वेक्टर होंगे ए और बी, और नेगेटिव होगा तो एंटी पैरेलल होंगे। कोलिनियर बोलने का मतलब है या तो पैरेलल हो सकता है या एंटी पैरेलल हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ याद रखना, जब हम ऐसे रिप्रेजेंट कराते हैं ना वेक्टर को, जब मान लो हम ऐसे लाइन और एरो के साथ रिप्रेजेंट कराते हैं, तो इस वाले पॉइंट को बोलते हैं टेल ऑफ वेक्टर।
इस वाले पॉइंट को बोलते हैं टेल ऑफ वेक्टर, और इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर। इस चीज को भी याद रख लेना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, सो नेक्स्ट हेडिंग इज कोप्लेनर वेक्टर। अब कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर जो एक प्लेन में लाई करते हो। वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन are called as, vectors lying in the same plane are called as coplanar vector। तो जो भी वेक्टर एक प्लेन में लाई करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे, उनको हम कोप्लेनर। कोप्लेनर का कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये तो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। कैसे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये देखो ये एक ही प्लेन है, ये इनका प्लेन है, समझे। अब जैसे मैं बोलूँ कि एक वेक्टर सी हो गया ऐसे कर, ठीक है, और अगर ये भी कोप्लेनर है तो यही वाला प्लेन आ जाना चाहिए फिर से, मतलब एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, जैसे मान लो, अच्छा एक चीज़ याद रखने वाली बात है यहाँ पर, दो वेक्टर तो हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, आर ऑलवेज कोप्लेनर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। दो वेक्टर तो हमेशा ही कोप्लेनर होंगे। तीन वेक्टर जब होंगे तो वहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो प्लेन में है कि नहीं। अब जैसे मान लो ये सी वेक्टर जो है ना, ये ऐसे ना होता, ये ऐसे ना होता और थोड़ा सा उठा हुआ होता। जैसे मान लो ये ऐसे होता कुछ, ये ऐसे होता, ऐसे कर, ये बता रहा हूँ, ये सी वेक्टर ना कुछ ऐसे उठा हुआ होता, उठा हुआ होता, ठीक है। तो ये एक अलग प्लेन बना देता, मतलब ये एक ना अलग प्लेन बना देता, ये ऐसे करके, इनके बीच में कुछ एंगल हो जाता। बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ जैसे मान लो तुम्हारा है, ऐसे समझो, मान लिया कि एक है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखो ये तो एक ही प्लेन में है ना, ये दोनों एक ही प्लेन में है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर z एक्सिस ऐसे ले लिया, z एक्सिस ये ले लिया, तो x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस तीनों एक ही प्लेन में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला प्लेन अलग हो गया, ये वाला जो प्लेन है ना, ये प्लेन अलग हो गया, ठीक है। ऐसे देखो, ये तुम्हारे सामने अगर कमरा है ना कोई, तो ये कमरे की सामने वाली दीवार है, ये वाली कमरे की, एक सेकंड क्या कर रहा हूँ मैं, ये वाली कमरे की ना सामने वाली दीवार है, ये वाली। और तुम्हारे लेफ्ट हैंड पर जो वॉल है ना, लेफ्ट हैंड पर, तो लेफ्ट हैंड वाली वॉल ये रही, तो सामने वाली वॉल तो ये है, ये सामने वाली वॉल है, और लेफ्ट हैंड वाली वॉल ये है, ठीक है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो तुम्हारा फ्लोर है ना, फ्लोर वो ये है, ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, ये लेफ्ट हैंड वाली वॉल है, वॉल टू लेफ्ट ऑफ यू, और ये इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। बात समझे, तो ये तीन अलग अलग प्लेन हो गए। तो क्या एक्स वाई जेड तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं? नहीं। एक्स वाई जेड एक्सिस भी तीनों प्लेन में एक ही प्लेन में नहीं लाई कर रहे हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना अब, कि ये आई कैप है, ये जे कैप है, और ये के कैप है, ये तीन वेक्टर हो गए। तो आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों, आई कैप जे कैप, अगर मैं बोलूँ आई कैप और जे कैप ये कोप्लेनर है क्या? बिल्कुल, दो वेक्टर तो हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं, तो ये कोप्लेनर वेक्टर। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए आई कैप, जे कैप और के कैप ये तीनों कोप्लेनर है क्या? तो डेफिनेटली नहीं है, नॉन कोप्लेनर। ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, एक चीज़ पढ़ी होगी,
मैं आपको थोड़ा सा वहाँ से रिलेट करा दूँ। एक चीज़ आपने पढ़ी होगी कि मान लीजिए ये कोई सरफेस है, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, कोई सरफेस है ना, ऐसे आपके सामने आई इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आ गई, ठीक है, और ये ऐसे हो जाती है रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ऐसे आप ना बीच में ऐसे नॉर्मल खींच देते थे, याद है आपको क्लास 10th में, और आप क्या बोलते थे, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। आपने क्या बोला था क्लास 10th में, इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये एक ही प्लेन है, ये एक ही प्लेन है, मतलब ये जो प्लेन ये है ना, वही प्लेन ये भी है, ठीक है, मतलब तीनों एक ही सतह पर लाई कर रहे हैं, तीनों लाइन एक ही सतह पर लाई कर रही हैं। इसको हिंदी में समझे ना, इसको हिंदी में समझे तो ऐसे है, तीनों एक ही सतह पर लाई करते हैं, तीनों एक ही सतह पर लाई करते हैं, तो ये प्लेन में, एक ही प्लेन में, समझ गए ना, बात समझ में आई। कुछ ऐसा लग रहा हो लिखने वाला तो बिल्कुल आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये कोप्लेनर वेक्टर हो गया। अब नेक्स्ट इज को टर्मिनल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर, देखो को टर्मिनल वेक्टर भी बोलते हैं, कभी कभी इसी को को टर्मिनस वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, को टर्मिनस वेक्टर भी बोलते हैं। है क्या पॉइंट, जैसे मान लीजिए इसका मतलब क्या है, टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास है एक वेक्टर ये ए वेक्टर, ठीक है, और इसी पॉइंट से ना एक वेक्टर हमने और निकाल दिया बी वेक्टर, इसी पॉइंट से हमने एक वेक्टर और निकाल दिया सी वेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ये क्या है, ये क्या है, को टर्मिनस वेक्टर। समझ गए क्या, अगर मैं बोलूँ तुमसे आई कैप जे कैप के कैप ये क्या है, तो ऑब्वियसली आई कैप जे कैप के कैप भी क्या होंगे, को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है, क्योंकि आई कैप ऐसे होता है, जे कैप इस डायरेक्शन में होता है और के कैप इस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो होगा को टर्मिनस वेक्टर। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है वो देख लो ध्यान से, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। सो नेक्स्ट हेडिंग इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल हम यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। देखो ध्यान से देखो, मान लो एक वेक्टर ए वेक्टर ये है, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो कैसे कैसे कॉम्बिनेशन लिए जा सकते हैं, फर्स्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम। ए वेक्टर ऐसे है,
और इसी के टर्मिनल पॉइंट से मतलब टेल और टेल को ज्वाइन कर दिया दो वेक्टर को, तो दूसरा वेक्टर ऐसे बी वेक्टर, ठीक है। ऐसे हमने दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया, और ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला, इसको हम थीटा बोल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो थीटा कहलाएगा ना, ये कहलाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। अब ऐसे ही क्या कर सकते हैं ना हम लोग, ऐसे ही सेकंड वाले एग्जांपल में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकंड वाले एग्जांपल में कि एक वेक्टर हमने ले लिया ए, ठीक है, और एक वेक्टर ले लिया हमने बी। अब कि हमने दोनों वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दिया, दोनों वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दिया। पहले वाले में क्या किया था हमने, दोनों वेक्टर के टेल को ज्वाइन किया था, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल होगा ना, ये अच्छा कौन सा वाला एंगल वो देख रहे हैं, छोटा वाला एंगल। ये दो एंगल बन रहे हैं ना, एक तो ये भी बन रहा है ना, एक ये वाला बन रहा है, तो यहाँ पे ये छोटा वाला एंगल की बात हो रही है, छोटा वाला, ठीक है, छोटा वाला एंगल लिया जा रहा है। कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो ये वाला भी एंगल छोटा वाला है, तो यहाँ पर ये थीटा कहलाएगा, और ये थीटा क्या हो जाएगा इस केस में, सेकंड वाले केस में, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड बात क्या है कि मान लिया एक वेक्टर का हमने हेड ज्वाइन कर दिया और एक वेक्टर का हमने टेल ज्वाइन कर दिया, ऐसे करके यहाँ पर हेड और टेल ज्वाइन किया गया है। तो जब हेड और टेल ज्वाइन किया जाता है तो देखो क्या होता है, ये वाला जो एंगल है ना, ये छोटा वाला एंगल, ये नहीं होता है। फिर इस केस में क्या हो जाएगा ना, इस एंगल 180 में से इस वाले एंगल को घटा देंगे, मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है थीटा वाला, इस 180 में से इसको घटा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर बी। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये हो जाएगा आपकी 180 माइनस थीटा। कोई डाउट यहाँ तक? तो एंगल कैसे जज करना है ये मैंने आपको बताया, तीन तरीके हैं। एक सेकेंड, हाँ ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। तीन तरीके हैं एंगल जज करने के। एक तो पहले टेल से टेल अगर ज्वाइन किया गया होगा तो इस तरीके से ले लेना, ठीक है। और दूसरे वाले केस में हेड से हेड ज्वाइन किया होगा तो एंगल इस तरीके से ले लेना। और तीसरे वाले केस में अगर हेड और टेल को ज्वाइन किया होगा तो थीटा होगा, लेकिन 180 माइनस थीटा होगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ गए ना कब कैसे लेना है। जैसे मान लो हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया कि ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर बी, ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। और हमें कैलकुलेट करना है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। तो बोल दो आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा, हेड और टेल ज्वाइन किया गया यहाँ पर, तो हेड और टेल ज्वाइन किया गया तो हमारा आंसर होता है 180 माइनस थीटा, दैट मीन्स 180 माइनस 60 डिग्री विच इज़ 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का हमारा यहाँ पर एंगल हो जाएगा, 120 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने एंगल निकालना सीख लिया। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो नोट करके हम लोग लिख लेना यहाँ पर, नोट करके। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिख रहे हैं। अ वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल टू इटसेल्फ। हम एक वेक्टर को पैरेलल टू इटसेल्फ ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कहने का, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक वेक्टर ए ऐसे, ठीक है, तो इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दो, ऐसे पैरेलली ट्रांसलेट किया गया है, या थोड़ा पीछे भी शिफ्ट कर सकते हो, ऐसे ले जा सकते हो, ऐसे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। या थोड़ा सा पीछे भी ले जा सकते हो, पता है ऐसे करके पीछे भी ले जाके रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो ए वेक्टर को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वेक्टर को ट्रांसलेट किया जा सकता है पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। मतलब इधर ले जा सकते हो, इधर ले जा सकते हो, ऐसे नीचे ला सकते हो, ऐसे ऊपर भी ले जा सकते हो, ऐसे करके यहाँ पर ले जाके रख सकते हो।
लेकिन तुम इसको ना रोटेट नहीं कर सकते। तुम देखो यहाँ पर डायरेक्शन सभी की सेम है, डायरेक्शन सभी की क्या है, इस तरफ है, ऊपर के साइड है, ऐसे है, ऐसे 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 है ना, ऐसे करके। तो डायरेक्शन सबकी सेम है, डायरेक्शन भी नहीं बदला, और क्योंकि लेंथ ऑफ लाइन भी नहीं बदली तो मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला, तो वेक्टर नहीं बदला। बात समझे क्या? लेकिन आप रोटेट नहीं कर सकते, अ वेक्टर कैन नॉट बी रोटेटेड। बात समझे? अ वेक्टर कैन नॉट बी रोटेटेड, अ वेक्टर कैन नॉट बी रोटेटेड। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? डायरेक्शन विल चेंज, डायरेक्शन विल बी चेंज्ड। अच्छा, लेकिन 360 डिग्री तो रोटेट कर ही सकते हो, है ना? 360 डिग्री रोटेट कर दिया, जैसे एक वेक्टर ये रहा, इसको घुमा के फिर से 360 डिग्री पर रोटेट करके ले आए, ठीक है, तो वो वेक्टर वही बन गया। तो 360 डिग्री तो किसी भी वेक्टर को रोटेट किया जा सकता है। अगर 360 डिग्री रोटेट कर दिया हमने तो कोई भी चीज़ नहीं बदली। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, अब देखो ध्यान से, इसी पर बेस्ड मैं एक एग्जांपल करा रहा हूँ तुम्हें। वो एग्जांपल क्या है वो देखो। जैसे मान लो ये है एक वेक्टर ए, ठीक है, और ये है एक वेक्टर बी, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक, और ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? एंगल बिटवीन, कैलकुलेट करना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया ना 180 माइनस थीटा होगा, तो देखो आया कैसे, वो आया कैसे मैं आपको वो बता रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है ना, एक्चुअली में ये वाला जो फिगर है, इसको पहले तो हम एक और बना देते हैं, ठीक है, इसी का एक और फिगर बना देते हैं। इसी का एक और फिगर बना देते हैं। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि इसी वेक्टर को तुम ट्रांसलेट कर सकते हो पैरेलल टू इटसेल्फ। तो यही वाला वेक्टर थोड़ा सा ऊपर ले आओ ऐसे करके, जो नीचे है, ठीक है। अब ये वेक्टर बी हो गया हमारे पास, समझ गए क्या? पैरेलली ट्रांसलेट कर दिया, और इसको हमने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। पहले यहाँ पर था ये वेक्टर, थोड़ा सा ऊपर ले आए, ठीक है। अब बताओ, तुम मुझे बताओ, ये वाला एंगल अगर थीटा है ये वाला, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। और मैंने तुम्हें क्या बताया कि अगर टेल से टेल जुड़ा होगा तो बीच वाला ये वाला एंगल हो जाएगा। तो अब बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दैट शुड बी 180 माइनस थीटा, विच इज़ वेरी सिंपल। बात समझ में आया? तो पैरेलल ट्रांसलेट किया जा सकता है, उसका एक एग्जांपल मैंने कराया आपको, ठीक है। चलिए, आई होप कोई डाउट नहीं होगी आपको। अब देखो आगे, सो द नेक्स्ट इज algebra of vector. So the next heading is algebra of vector. Next heading is algebra of vector. ठीक है, तो ये नेक्स्ट हेडिंग है algebra of vector, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर मतलब कल, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आपकी कोई डाउट होगी ना तो मेरे आप कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे टेलीग्राम कर सकते हो, और मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहीं पर लिख के दे रहा हूँ। तो जो भी बच्चा देख रहा हो ये वीडियो, वो मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकता है। मेरा टेलीग्राम कॉन्टैक्ट नंबर है 7985401687। इस नंबर पर आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो, ठीक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो ना, तो टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया आपको। लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल पे, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप।
और होपफुली देखो, आप मुझे ना एक कांटेक्ट कर सकते हो 7985401687 पर। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, मतलब कोर्स प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें मैं आपको लाइव आके, ठीक है, ऑन बोर्ड चीज़ें पढ़ाऊँगा और वहाँ पर हम लोग लाइव क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो इस नंबर पर मुझे टेलीग्राम कर सकते हो। ठीक, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप ध्यान से इन सारी चीज़ों को रिवाइज करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.